नमस्कार। आज हम गुप्त काल के बारे में बात करेंगे, जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। गुप्त काल के बारे में अगर हम बात करें तो ये पाते हैं कि गुप्त सम्राटों का शासनकाल प्राचीन भारतीय इतिहास के उस युग का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई तथा हिंदू संस्कृति अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुंच गई। गुप्त काल की चहुमुखी प्रगति को ध्यान में रखते हुए इतिहासकारों ने इस काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। इस काल को क्लासिकल युग अथवा भारत का पेरिक्लीन युग आदि नामों से भी जाना जाता है। निश्चय ये काल अपने प्रतापी राजाओं तथा अपनी सर्वोत्कृष्ट संस्कृति के कारण भारतीय इतिहास के पृष्ठों में स्वर्ण के समान प्रकाशित है। मानव जीवन के सभी क्षेत्रों ने इस समय प्रफुल्लता एवं समृद्धि के दर्शन किए थे। अपनी जिन विशेषताओं के कारण गुप्त काल भारतीय इतिहास के पृष्ठों में स्वर्ण का स्थान बनाए हुए है, वो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि गुप्त काल में राजनीतिक एकता का काल रहा है। ये महान सम्राटों का काल रहा है। यह अपनी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का काल रहा है। इसमें आर्थिक समृद्धि अभूतपूर्व हुई है। ये धार्मिक सहिष्णुता का काल रहा है। यह साहित्य, विज्ञान एवं कला के चरमोत्कर्ष का काल रहा है। गुप्त काल भारतीय संस्कृति के प्रचार का काल रहा है। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात पहली बार इतने व्यापक रूप में राजनीतिक एकता स्थापित की गई। अपने उत्कर्ष काल में गुप्त साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। यह भाग गुप्त राजाओं के प्रत्यक्ष शासन में था। गुप्त युग में अनेक महान एवं यशस्वी सम्राटों का उदय हुआ, जिन्होंने अपनी बीजों से एक छत्र शासन की स्थापना की। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त आदि इस काल के योग्य तथा प्रतापी सम्राट हुए। समुद्रगुप्त का आदेश तो संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन करना था। समुद्रगुप्त ने न केवल आर्यावर्त के राजाओं का उन्मूलन किया, अपितु सुदूर दक्षिण तक अपनी विजय पताका फहराई। स्कंदगुप्त ने भारतवर्ष में बर्बर हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया और उनको भारतवर्ष से निष्कासित कर दिया। इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि गुप्त नरेश इतने प्रतिभाशाली थे, गुप्त नरेश इतने वीर थे, उन्होंने भारत भूमि की रक्षा की। साथ ही गुप्त नरेशों ने जिस शासन व्यवस्था का निर्माण किया वह न केवल प्राचीन अपितु आधुनिक युग के लिए भी आदर्श कही जा सकती है। उनकी शासन व्यवस्था उदार और लोकोपकारी थी। दंड व्यवस्था निष्पक्ष और कठोर थी। सम्राट निरंतर अपनी प्रजा के जनजीवन को सुखी और सुविधापूर्ण बनाने के लिए चिंतित रहते थे। गुप्त शासन के अनेक तत्व आधुनिक प्रजातंत्रात्मक शासन में भी देखे जा सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी गुप्त सम्राटों का शासन समृद्धिपूर्ण रहा। लोगों की जीविका का प्रमुख स्रोत कृषि कर्मी था, किंतु इस युग के सम्राटों ने कृषि की उन्नति पर ध्यान दिया। प्राय सभी प्रकार के अन्न तथा फलों का उत्पादन होता था। सिंचाई की बहुत ही उत्तम व्यवस्था की गई। कालिदास के विवरण से पता चलता है कि इस समय धान और ईख की खेती प्रचुरता से होती थी। कृषि के साथ ही व्यापार, वाणिज्य और व्यवसाय भी उन्नति पर था। समूचे राज्य में अनेक व्यापार श्रेणियां और निगम होते थे। गुप्त काल में बड़े बड़े जहाज और विदेशों से व्यापार, ये सब विदेशों से व्यापार और व्यापारिक संबंध, ये गुप्तकालीन
भारत आर्थिक संपन्नता का काल रहा है। गुप्तकाल का शासनकाल वैष्णव धर्म की उन्नति के लिए भी प्रख्यात है। गुप्त सम्राट प्राय परम भागवत की उपाधि ग्रहण करते थे, परंतु वे अन्य धर्मों के प्रति पूर्ण रूप से उदार और सहिष्णु बने रहे। उन्होंने न तो अपने धर्म को किसी के ऊपर लादने का प्रयास किया और न ही किसी अन्य धर्मावलंबी के प्रति किसी प्रकार का कोई अत्याचार किया या दुर्व्यवहार किया। और इस तरह से देखा जाए तो गुप्तकाल धार्मिक सहिष्णुता का काल रहा। गुप्त सम्राटों ने बिना किसी भेदभाव के उच्च प्रशासनिक पदों पर विभिन्न धर्म के अनुयायियों की नियुक्ति की। गुप्तकाल में शांति और सुव्यवस्था के वातावरण में साहित्य, विज्ञान और कला का चरमोत्कर्ष हुआ। संस्कृत राजभाषा के पद पर आसीन हुई तथा संस्कृत साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। गुप्त सम्राट स्वयं संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे, जिन्होंने अपनी राजसभा में उच्च कोटि के विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। महान कवि एवं नाटककार कालिदास इसी युग की विभूति है, जिनकी रचनाएं संस्कृत साहित्य में सर्वथा बेजोड़ है। संस्कृत के प्रसिद्ध कोशकार अमर सिंह का भी यही काल है। भारतीय षड दर्शनों में से अधिकांश का पूर्ण विकास इसी युग में हुआ है तथा प्रसिद्ध दार्शनिक वसुबंध इसी काल में पैदा हुआ थे। गुप्त काल ने ही आर्यभट्ट तथा बराहमिहिर जैसे जग प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य उत्पन्न किए, जिनकी रचनाएं आज भी प्राचीन विश्व के विज्ञान को भारत की महान देन स्वीकार की जा सकती है। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही वह खोज की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी की परिक्रमा करती है तथा सूर्य के चारों ओर घूमती है। साहित्य तथा विज्ञान के समान कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में भी अनेक उल्लेखनीय प्रगति हुई। कला के विविध पक्ष, वास्तु, लक्षण, चित्र आदि का सम्यक विकास हुआ। गुप्त काल में चित्रकला और स्थापत्य कला की प्रगति बहुत हुई। इसी तरह से गुप्तकाल भारतीय संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए भी प्रसिद्ध है। गुप्तकाल से पहले ही उत्साही भारतीयों ने मध्य तथा दक्षिण पूर्वी एशिया का विभिन्न भागों में अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे, किंतु इन उपनिवेशों में हिंदू संस्कृति का प्रचार विशेषतः गुप्त युग में ही हुआ। अनेक धर्म प्रचारक चीन गए, चीनी यात्री भारत आए। इसके अतिरिक्त तिब्बत, कोरिया, जापान, फिलीपीन द्वीप समूह तक में भारतीय संस्कृति का प्रचार गुप्तकाल में हुआ। इस सांस्कृतिक प्रचार के फलस्वरूप बृहत्तर भारत का जन्म हुआ, जो गुप्तकाल को गौरवान्वित करता है। हम यूँ कह सकते हैं कि सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में गुप्तकाल में अभूतपूर्व प्रगति हुई। गुप्तकाल को हम देखें तो हम ये पाते हैं कि गुप्तकाल में स्वर्ण जैसी आभा दिखाई देती है, स्वर्ण जैसी चमक दिखाई देती है, और इसी कारण से हम गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं।